मैंने लिखना कैसे शुरू किया। सूरज गुरूब होते ही सालखोर्दा महराबों में अबाबीले बसेरा लेने लगती और मुझे ऐसा महसूस होता जैसे अब बाग़े सेब में अफरा सयाब की महफिल सजेगी और चलाक बिन उमरो मलका हैरत की किसी कनीस के भेस में उसी की सवारी की हमरा उस महफिल में दर आएगा। मैं घंटों तिलिस्म हुशरबा के किरदारों के बारे में सोचता रहता। 7-8 साल की उम्र में तिलिस्म हुशरबा की 7 जिल्दें पढ़ डाली थी। वो एक भरा पूरा कस्बा था जहां मैंने आंखें खोली थी। खुशहाल जमींदारों की बस्ती थी, हर तरफ फुर्सत नजर आती। ताश, शतरंज और गंजफे की बाजियां जमती। कुछ लोग सैरो शिकार से जी बहलाते। बाज घराने ऐसे भी थे जहां ज्यादातर इल्म और अदब के चर्चे रहते। वालिद मकबूल को मुताले से दिलचस्पी थी, लिहाजा घर में नॉवेलों और कदीम दास्तानों के ढेर लगे हुए थे, लेकिन मुझे इजाजत नहीं थी कि उनमें हाथ भी लगाऊं। बस चोरी छुपे कोई किताब खिसकाई और ये जाहिर करते हुए कि बाहर खेलने जा रहा हूं, छत पर बंगले में हो लिया। सारा दिन गुजर जाता। आखिर एक दिन पकड़ा गया और वालिदैन में ठन गई, लेकिन फैसला मेरे ही हक में हुआ। वालिदा ने कहा, उन बच्चों से तो बेहतर ही है जो दिन भर गली में गिल्ली डंडा गोलियां खेलते फिरते हैं। फिर उस दिन से कोई रोक टोक न रही और मैं दास्तानों में डूबा रहा। प्राइमरी तालीम कस्बे के स्कूल में मुकम्मल करने के बाद सेकेंडरी तालीम के लिए शहर जाना पड़ा। अमूमन होता यह था कि जमींदारों के बच्चे उर्दू मिडिल पास करके बैठ रहते थे। इस रवैये के पीछे दर हकीकत ये जहनियत कार फरमा थी कि हमारे बच्चे को नौकरी थोड़ी ही करनी है जो BA MA कराएं, लेकिन मेरी वालिदा का ख्याल था कि बच्चे को नौकरी करनी हो या ना करनी हो, हर हाल में आला तालीम दिलाई जाए। बहरहाल शहर आए कुछ दिनों के लिए मुताल्ले का सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। किताबों के ढेर गांव ही में रह गए। स्कूल से वापस आकर बड़ी उलझन में मुब्तला रहता। फिर हवाई किले बनने लगते और खुद को तिलिस्म हुशरबा की हदूद में पाता। किसी मजलूम जादूगरनी के लिए कोई कारनामा सर अंजाम देकर उसकी आंखों का तारा बनता और उसकी मदद से पूरा मतबाउ कुतुब खाना मुंशी नवल किशोर का उठवा मंगवाता। दिन गुजरते रहे और मैं सोचता रहा कि शहर तो बड़ी वाहियात जगह होती है जहां ढेरों पैसे ना हो तो आदमी मुताल्ले को भी तरस जाए। एक दिन एक हम जमात के घर 2 किताबें नजर आईं। एक का नाम अजरा था और दूसरी का नाम अजरा की वापसी। गालिबन इनायत अल्लाह या किसी दूसरे बुजुर्ग का तर्जुमा। किसी न किसी तरह वो जिल्दे वहीं बैठकर पढ़ डाली और बिल्कुल ही नए किस्म के ख्वाबों में डूब गया। अब मुझे अजरा मिलती और बड़े गौर से देखती हुई नाम पूछती। मैं कहता खाकसार को असरार अहमद नारवी कहते हैं। ठंडी सांस लेती और बहुत दर्दनाक लहजे में कहती, नहीं तुम कलकरा 30 हो मेरे महबूब। अब से हजारों साल पहले हम दोनों ने एक दूसरे को चाहा था। मैं गैर फानी थी, तुम मर गए थे। तुमने पता नहीं कहां कहां कितने जन्म लिए और मैं तुम्हारी तलाश में सरगर्दा रही। अब इलाहाबाद में मिले हो। क्या उम्र है तुम्हारी? 10 साल, मैं जवाब देता। खैर, वो ठंडी सांस लेकर कहती, मैं 10 साल और इंतजार कर लूंगी। इस तरह राइडर हीगर्ट ने मेरे कच्चे जहन पर तसल्लुत जमाया। तिलिस्म हुशरबा और राइडर हीगर्ट के तासुरात ने आपस में गुडमुड़ होकर मेरे लिए एक अजीब सी जहनी फजा मुहैया कर दी थी जिसमें हमा वक्त डूबा रहता। ऐसे ऐसे ख्वाब देखता कि बस। ख्वाबों और मुताल्लों का सिलसिला जारी रहा। फिर एक दिन मैंने भी एक कहानी लिख डाली। ये उस वक्त की बात है जब मैं 7वीं जमात में पढ़ रहा था। ये अफसाना मैंने हफ्त रोजा शाहिद बंबई में छपने के लिए भेज दिया। जनाब आदिल रशीद उस जरीदे के एडिटर थे। उन्होंने मुझे कोई मौमर आदमी समझकर कुछ इस तरह मेरा नाम कहानी के साथ शाया किया था। नतीजा फिक्र मुसव्विर जज्बात हजरत असरार नारवी। कहानी छपते ही मेरी शामत आ गई। घर के बड़ों ने कुछ इस अंदाज में मुखातिब करना शुरू कर दिया, अबे मुसव्विर जज्बात, जरा एक गिलास पानी लाना। वक्तन फवक्तन शाहिदो वेकरी में कहानियां छपती रहीं। ज्यादातर रोमानी कहानियां होती। मैट्रिक तक पहुंचते पहुंचते शायरी का चस्का भी लग गया। बर्रे सगीर की तकसीम के वक्त मैं BA के पहले साल का मुतालिम था। उस दौर के जहनी भौचाल ने काफी अरसे तक पुरगंदगी और इंतशार में मुब्तला रखा। 1948 के अवाखिर तक जहन का तख्लीकी गोशा वीरान वीरान सा रहा। फिर अचानक बाज दोस्तों की तहरीक पर वो बर्फ पिघली और मैंने महनामा निकत इलाहाबाद के लिए तंजियात का सिलसिला शुरू कर दिया। ज़ग़रुल फुरगान के नाम से मुतादिद तंजिया मज़ामीन और अफसाने लिखे, कुछ पैरोडीज भी लिखी, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं था। कुछ और करना चाहिए।
जासूसी नॉवेलों का सिलसिला 56 में शुरू किया था। इसकी तहरीक एक मुबासे से हुई। एक बुजुर्ग का ख्याल था कि उर्दू में सिर्फ जिनसी कहानियां ही मार्केट बना सकती हैं। उन दिनों सचमुच उर्दू में ऐसी कहानियों का सैलाब आया हुआ था। मैं उन बुजुर्ग से इत्तफाक ना कर सका। मेरा ख्याल था कि अगर सूझबूझ से काम लिया जाए तो और भी राहें निकल सकती हैं। कुछ और भी करना चाहिए का मुतालबा बिलाखिर पूरा हो गया। थोड़े ही दिनों के बाद एक जासूसी माहनामे की दाग बेल डाली गई और मैं उसके लिए हर माह एक मुकम्मल नॉवेल लिखने लगा। इससे कबल उर्दू में सिर्फ मुंशी तीरथ राम फिरोजपुरी के तराजिम पाए जाते थे या 2-3 नॉवेल जफर उमर के, वो भी उनके अपने नहीं थे बल्कि मार्स लेब्लांक के चंद नॉवेलों को मुशर्रफ बा इस्लाम कर डाला गया था। लेकिन उन्होंने इसका एतराफ नहीं किया था। लिहाजा बास तस्करा नवीस आज भी नीली छतरी और लाल कठोर वगैरह को ओरिजिनल समझकर उसी अंदाज में उनका जिक्र करते हैं। बहरहाल जासूसी नॉवेल मेरे लिए बिल्कुल नई चीज थी। लिहाजा पहली बार मुझे भी अंग्रेजी ही के दामन में पनाह लेनी पड़ी। मेरा पहला नॉवेल दिलेर मुजरिम विक्टर गन के नॉवेल आयरन साइड्स लून हैंड से माखूज था। फरीदी और हमीद के किरदार मेरी अपनी उपज थी। इसके बाद मैंने अपने तौर पर लिखना शुरू किया, लेकिन हत्तुल इम्कान बाहर की आलूदगियों से दामन बचाने के बावजूद भी मेरे 8 नॉवेल कुली तौर पर मेरे अपने नहीं थे। या तो उनके प्लॉट अंग्रेजी से लिए गए हैं या एक आध किरदार बाहर से आए हैं। गालिबन अपने नॉवेल जमीन के बादल के पहले एडिशन में मैंने उन 8 नॉवेलों की तफसील दी थी। जी हाँ, 250 से जायद नॉवेलों में से सिर्फ 8 नॉवेल मिलावट वाले हैं और बकिया सब मेरे अपने। बड़ा तीर मारा है आपने इब्ने सफी साहब, कुछ अदब की भी खिदमत कीजिए। ये मेरा अपना ख्याल नहीं बल्कि बाज अहबाब कहते हैं। उनका ख्याल है कि मुझे मकसदी अदब पेश करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि तफरीह बजाय खुद एक मकसद है। थके हुए जहनों के लिए थोड़ी सी तफरीह मुहैया कर देना अगर किसी के बस में हो तो उसे भी एक मुकद्दस फरीजा समझना चाहिए। इससे कताए नजर करके भी मेरी कहानियां मकसदी होती हैं। कुछ अहमक इस सिलसिले में फरारी जहनियत वगैरह की बात करने लगते हैं। उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि फरार ही बुनियादी तौर पर मजीद तामीर का बाइस बनता है। यकसानियत से फरार इंसानी तबीयत का खासा है। अगर ये बात ना होती तो आज आदमी भी खरगोशों और गीदड़ों की सी जिंदगी बसर कर रहा होता। बताइए, अगर कोई मिसाल मिलती हो कि गीदड़ों और खरगोशों ने भेड़ियों के खिलाफ मोर्चा लगाया हो, यह आदमी ही है जो मजलूमाना जहनियत से फरार करके इस तबदार के आगे डट जाता है। यकसानी से फरार ही आदमी को इस एटमी दौर तक लाया है। मुझे उस वक्त बड़ी हंसी आती है जब आर्ट और सकाफत के इल्मबरदार मुझसे कहते हैं कि मैं अदब की भी कुछ खिदमत करूं। उनकी दानिश में शायद मैं झक मार रहा हूं। हयात और कायनात का कौन सा ऐसा मसला है जिसे मैंने अपनी किसी न किसी किताब में ना छेड़ा हो, लेकिन मेरा तरीकेकार हमेशा आम रविश से अलग थलग रहा है। मैं बहुत ज्यादा ऊंची बातों और 1000 के एडिशन तक महदूद रह जाने का कायल नहीं हूँ। मेरे अहबाब का आला वारफा अदब कितने हाथों तक पहुँचता है और इनफरादी या इज्तिमाई जिंदगी में किस किस्म का इनकलाब लाता है। अफसानवी अदब ख्वाह किसी पाए का हो, महज ज़हनी फरार का जरिया होता है। किसी न किसी मयार की तफरीह फराहम करना ही उसका मकसद होता है। जिस तरह फुटबॉल का खिलाड़ी शतरंज से नहीं बहल सकता, इसी तरह हमारी सोसाइटी के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए आला तरीन अफसानवी अदब कतई बेमायने हैं। तो फिर मैं गिने चुने ड्राइंग रूमों के लिए क्यों लिखूं? मैं उसी अंदाज में क्यों ना लिखूं जिसे ज्यादा पसंद किया जाता है? शायद इसी बहाने अवाम तक कुछ ऊंची बातें भी पहुंच जाएं। बहुत ही भयानक किस्म के जहनी अदवार से गुजरता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ, वरना मैंने भी आफाकियत के गीत गाए हैं, आलमी भाईचारे की बातें की हैं। लेकिन 1947 में जो कुछ हुआ उसने मेरी पूरी शख्सियत को तहवाला करके रख दिया। सड़कों पर खून बह रहा था और आलमी भाईचारे की बातें करने वाले सूखे सहमे अपनी पनाहगाहों में दुबके हुए थे। हंगामा फरो होते ही फिर पनाहगाहों से बाहर आ गए और चीखना शुरू कर दिया। ये ना होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन हुआ क्यों? तुम तो बहुत पहले से यही चीखते रहे थे। तुम्हारे गीत दीवानगी के उस तूफान को क्यों ना रोक सके? मैं सोचता रहा, आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि आदमी में जब तक कानून के एहतराम का सलीका नहीं पैदा होगा, यही सब कुछ होता रहेगा। ये मेरा मिशन है कि आदमी कानून का एहतराम करना सीखे, और जासूसी नॉवेलों की राह मैंने इसीलिए मुंतखब की थी। थके हारे जहनों के लिए तफरीह भी मुहैया करता हूँ और उन्हें कानून का एहतराम करना भी सिखाता हूँ।
फरीदी मेरा आइडियल है, जो खुद भी कानून का एहतराम करता है और दूसरों से कानून का एहतराम कराने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देता है। लेकिन मेरी दानिश में महज जासूसी नॉवलों का फैलाव इस मिशन की कामयाबी के लिए नाकाफी है। मुल्की कवानीन की तालीम का इंतजाम अवामी पैमाने पर होना चाहिए। हमारे माहिरीन तालीम ने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये बेहद जरूरी है। ऐसा निसाब वदा किया जाना चाहिए कि इब्तिदाई मदारिस से ही कानून की तालीम शुरू की जा सके। जब कानून से लाइल्मी कानून शिकनी पर सजा से नहीं बचा सकती, तो फिर यह हर आदमी का हक ठहरता है तो उसे कुली तौर पर कवानीन से आगाही हासिल करने की सहूलत बहन पहुंचाई जाए। क्या इस मसले पर संजीदगी से गौर किया जा सकेगा?